Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 19th April 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज impossible to tamper with EVMs at any stage election commission in Supreme Court. अब देखिए यहाँ पर वेरियस पिटिशंस फाइल की गई हैं किसके द्वारा, लोगों के द्वारा की सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है हमारी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके साथ क्या हो सकती है, छेड़खानी हो सकती है, इसको हैक किया जा सकता है. बट यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता है. और इसके चलते यहाँ पे अपोजिशन पार्टी ने भी ये डिमांड की है कि ईवीएम मशीन के साथ आपका क्या होता है, वीवीपैट. हमने इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था. वीवीपैट आपकी एक मशीन होती है जिसमें जितने भी यहाँ पर आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी मतलब कैंडिडेट्स होते हैं, नॉट पॉलिटिशियंस, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर नाम होता है, साइन होता है, और उनका नाम होता है, उनकी फोटो होती है और उनका साइन होता है. ये पूरी एक स्लिप यहाँ पर होती है. ठीक है, वीवीपैट में एक्चुअली ये होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल ये XYZ पर्सन को अपना वोट दिया है, तो उस वीवीपैट मशीन में फॉर द 7 सेकंड के लिए ये दिखाएगा कि हाँ आपने इस पर्सन को वोट किया है, इसका सिंबल ये है और इस पर्सन का नाम ये है, और 7 सेकंड तक रहेगा और फिर वो सबमिट हो जाएगी, जो स्लिप होगी वो सबमिट हो जाएगी. अब एक्चुअली पहले ये क्या किया जाता था, ईवीएम मशीन और वीवीपैट क्या एक दूसरे, ये दोनों मतलब आपस में अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं, मतलब कि रिलायबल है, कॉपरेशन हो रहा है. तो हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक प्लेस पर यहाँ पर टोटल 10 वोट हुए. ठीक है, तो हमने क्या करी, इसकी काउंटिंग करी, यहाँ पर दोनों को मैच किया कि ईवीएम में इतने जो वोट्स हैं वो इस XYZ पार्टी को गए हैं, और वीवीपैट में जो स्लिप्स हमारे पास आई हैं उसमें से जो 10 हैं, तो मतलब एक सीक्वेंस देखा कि क्या सीक्वेंस वाइज हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. तो ये यहाँ पर मैच होता हुआ नजर आया. लेकिन हम ये जितनी वीवीपैट मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है, हम सबके साथ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम ऐसी काउंटिंग सारी मशीन्स के साथ नहीं कर सकते. हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की 5 या 10 जो मशीन है हमने ऐसा करके देख लिया, इसका मतलब ये है कि सारी मशीन यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहे हैं. बट अपोजिशन इज डिमांडिंग कि हमें क्या करना चाहिए, जितनी भी यहाँ पर वीवीपैट और ईवीएम मशीन्स हैं इनको यहाँ पर चेक करना होगा, क्योंकि मान लीजिए कि एक ने अच्छा काम किया, 10 ने अच्छा काम किया, लेकिन क्या भरोसा यहाँ पे जितनी भी ईवीएम है वो सारी अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं. इस पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम अगर ऐसा करते हैं तो इलेक्शन का जो रिजल्ट अनाउंस करने की डेट है वो आगे बढ़ानी पड़ेगी. पहली चीज़, इसके लिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, रिसोर्स एंड टाइम चाहिए, जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है. और ईवीएम मशीन, देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है उसे हम ईजिली हैक कर सकते हैं. अगर हम देखें तो इसे हैक किया जा सकता है. तो लोगों का ये कंसर्न था कि ईवीएम को, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसे आप हैक कर सकते हैं. बट इलेक्शन कमीशन इज सेइंग कि हम ईवीएम को किसी भी स्टेज पर आप उसे टैंपर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है, सारी चीज़ें हैं, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स. ओके, सो यहाँ पर आप इसे हैक नहीं कर सकते. तो देखिए ये न्यूज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, बट न्यूज़ में कंटिन्यूसली था, इसलिए एक बार इसे डिस्कस करना और ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ वर्ल्ड इन डिसरे, अ कंसर्न अबाउट द फ्यूचर. अब देखिए इस आर्टिकल में वैसे कुछ भी नहीं है, इसमें यही बताया जा रहा है, आप सभी को पता है कि इस टाइम पर एट प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है. पहले आप सभी को पता है यहाँ पर रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में. ओके, ना उसके बाद आपका क्या आता है, इजराइल एंड हमास. ठीक है, नाउ अब यहाँ रिसेंट में इजराइल एंड ईरान, ये 2 कंट्रीज आ रही. तो आपने यहाँ पर देखा कि इसमें यही कहा जा रहा है कि इस टाइम पर जो वर्ल्ड है वो उसकी जो कंडीशन है कैसी है, डिसरे है. फ्यूचर में क्या कंसर्न है आप सभी को पता है. ये जो वॉर हो रहा है, ठीक है, ये 2 कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है, 2 नेशन के बीच में वॉर हो रहा है, तो इससे क्या दूसरे नेशंस अफेक्ट होंगे, ऑफकोर्स होंगे. अब आप सभी को पता है जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तब यहाँ पर कितनी ज़्यादा जो वीट है
इसमें यहाँ पे कितनी ज़्यादा आपकी कमी आई थी, फर्टिलाइजर्स के जो प्राइस थे वो कितने ज़्यादा हाई हो गए थे। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पर ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है, हम कहीं ना कहीं हर एक कंट्री से यहाँ पर कनेक्टेड है। तो अगर एक कंट्री में, एक नेशन में कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, वॉर जैसे सिचुएशन आती है, सो इससे दूसरी कंट्री भी अफेक्ट होती है। ओके, तो पहली चीज़ ये हमने देखी, वॉर से कारण आपकी क्या हो रही, क्लैमिटी आ रही है, इतने सारे लोगों की यहाँ पर जान जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो फूड इनसिक्योरिटी है वो भी आपकी ज़्यादा हो रही है, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? जैसे कि अभी हमने बात की कि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, स्पेशली हम बात करें साउथ एशिया की, है ना, हम अगर साउथ एशिया की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जो फूड इनसिक्योरिटी के केसेस हैं अफ्रीका जैसे नेशंस में, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हैं। ओके, सो फूड इनसिक्योरिटी हुआ, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन, आपके जो ऑयल के प्राइजेस हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें भी आपकी यहाँ पर, अब देखिए ये जो वॉर हो रहा है तो इससे हमारा क्लाइमेट भी क्या हो रहा है, आपका अफेक्ट हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है। हम इतनी सारी मिसाइल्स का यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं, गन पाउडर यूज़ कर रहे हैं, इतने सारे केमिकल्स, ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड इन वॉर। सो इससे क्या हो रहा है, हमारे एनवायरमेंट है उसको भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज में भी कहीं ना कहीं ये इसमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सो इस आर्टिकल में मेनली यही कहा जा रहा है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, इस आर्टिकल में ये कहा है एक्चुअली कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात कर लें, हम इजराइल हमास की बात करते हैं, ओके, ईरान और इजराइल की बात करते हैं, तो इसका एक मेन रीजन आपका इसमें दिया गया है किसका, नाटो का। नाटो ही कहा जा रहा है कि नाटो भी क्या है, एक इसका मेन रीजन है। अगर नाटो नहीं होता तो मे भी इतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती नहीं, क्योंकि नाटो में क्या आपका देखिए यूएस आ जाता है। अब नाटो की जो मेंबरशिप है अब धीरे धीरे आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, न्यू अलायंस यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो देखिए यही आर्टिकल है कि अभी हमारा जो फ्यूचर है उसमें बहुत सारे कंसर्न्स हैं, तो उसे हमें देखना होगा, इतना कुछ इसमें नहीं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इंडियाज नुएंस्ड अप्रोच इन द साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। ठीक है, पहले हम इसका मैप देखते हैं, आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए मैप देखने से पहले आपको एक चीज़ बता दी जाए, साउथ चाइना सी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तो जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है, ये यू विल सी दिस इज चाइना, ये आपका हमारा चाइना है। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा, ये जो पूरा रीजन है दिस इज साउथ चाइना सी। ना प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये आ रही है कि साउथ चाइना सी में चाइना ने यहाँ पर कुछ 9 डैश लाइन आप ये देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर ये इमेजनरी लाइन ड्रॉ की है किसने, चाइना ने, और ये कहा है कि जो 9 डैश लाइन है, इतना जो पूरा रीजन है वो किसका है, यहाँ पर चाइना इसको क्लेम करता है। ठीक है, चाइना क्या करता है, इसको क्लेम करता है। इसी के चलते आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि चाइना और फिलीपींस के कितने ज्यादा यहाँ पर इश्यूज हैं। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। अब ये 9 डैश लाइन यहाँ पर चाइना का कंसर्न क्यों है, साउथ चाइना सी की बात करते हैं, इट इज वेरी रिसोर्सफुल रीजन, ये क्या है आपका, रिसोर्सफुल रीजन है। सेकंड चीज इसमें हम बात करते हैं क्या, रिसोर्सफुल होने के साथ साथ इसकी जो लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, आइलैंड नेशंस को एज अ यूज किया जा सकता है, कैसे, मिलिट्री बेस बनाने के लिए, यहाँ पर अपनी जो मिलिट्री बेस है उसको स्टैब्लिश करने के लिए, दूसरी कंट्रीज पर यहाँ पर नजर रखने के लिए। फोर्थ यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, फिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो रीजन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि साउथ चाइना सी क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और चाइना इसे क्यों क्लेम करता है, इतना यहाँ क्लियर हुआ। नाउ पहले हम थोड़ा सा इसके पढ़ते हैं कि इन मार्च 2024 इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आर्टिकुलेटेड इन अ जॉइंट स्टेटमेंट ड्यूरिंग हिज विजिट टू मनालिया India's full support for the Philippines in upholding its national sovereignty। तो आपको पहले ये लाइन याद रखनी है। अभी हाल ही फिलहाल में मार्च 2024 में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो आप एक तरीके से कह सकते हैं मनालिया फिलीपींस के विजिट में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि किसी भी नेशन की सोवरेनिटी है उसे अपहोल्ड करना, और उसमें यहाँ पर इंडिया क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया का इस रीजन में क्या कंसर्न है। तो देखिए ठीक है, इंडिया का वहां से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, बट यहाँ पर इंडिया का कंसर्न ये ऐसा आ जाता है कि चाइना के साथ हमारे डिस्प्यूट है, ऑलरेडी है कॉम्प्लेक्स, अगर हम टाइज की बात करते हैं। सो फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन इन साउथ चाइना सी हैविंग स्टडली एस्केलेटेड पर्टिकुलरली ड्यू टू चाइनाज असर्टिव टेरिटोरियल क्लेम। चाइना क्या करता है,
जैसे कि साउथ चाइना सी को यहाँ पे क्लेम कर रहा है, यहाँ पर वो हर एक टेरिटरी को क्या करता है, क्लेम करता है। आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है, यस। यहाँ पे दोकलाम यहाँ पर जो इशू हुआ है ना, तो गलवान वैली जो इंसिडेंट हुआ, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कंसर्न है। तो इसी के चलते इंडिया ने क्या किया है, इंडिया के का जो एंगेजमेंट है इस रीजन में थोड़ा सा बढ़ रहा है। यहाँ पर हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसमें भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, इसके जो ओरिएंटेशन है ना, उसको भी यहाँ पे चेंज किया गया है। सो देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियाज पॉलिसी ओरिएंटेशन फ्रॉम लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एडमिनिस्ट्रेशन हैज मार्क्ड अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर स्ट्रेटेजिक एंड एक्टिव एंगेजमेंट विद द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन में हमारा स्ट्रेटेजिक और एंगेजमेंट बहुत अच्छे से हो, उसको हमने मार्क करने के लिए हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसमें भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। सो दिस पॉलिसी इवोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप एंड द नीड फॉर द मोर प्रोएक्टिव एंड मल्टीफेसेड फॉरेन पॉलिसी अप्रोच विद द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से नहीं, यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी हमें जरूरत है। इसके लिए हमें जो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रीज हैं लाइक वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इनके साथ हमारा जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होने चाहिए। हमें इनके साथ कोऑपरेट करना होगा, तभी हम इस रीजन में जो भी प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो हमारी जो पॉलिसी इवोल्यूशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाए, जैसे कि ठीक है, आप क्वेश्चन ही आता होगा कि चाइना इस तरीके से हर कुछ क्लेम कर रहा है, कभी जो लैंड टेरिटरी है इसको यहाँ पर क्लेम करता है, कभी यहाँ पे सी को क्लेम करता है, तो क्या हमारे पास कोई लॉ नहीं है? सो इट इज नॉट लाइक दैट। हमारे पास इंटरनेशनल लॉ है जिसे हम कहते हैं अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। लेकिन यहाँ पर भी बहुत हमें यहाँ पे फ्रीडम प्रोवाइड की गई कि आप मैरीटाइम रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर, हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि जो आपके मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं इसका कितना यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, कितना यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट चाइना इन लॉज को, इन सारी चीज़ों को नहीं मानता है, यू ऑल नो दैट, है ना। तो ये सारी रीजंस यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद एक आसियान फैक्टर भी आ जाता है। आसियान फैक्टर में मतलब कि न्यू दिल्ली स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन हैज़ बीन ड्रिवन बाय द recognition of the South China Sea's critical importance to regional security and the global maritime order. Okay, so the dispute in the South China Sea, primarily involving China and several associations of Southeast Asian nations countries. तो ये जो dispute है वो साउथ चाइना सी और जो हमारे आसियन नेशन हैं उनके बीच में, यहाँ पर जो कंट्रीज हैं इनके बीच में पूरा डिस्प्यूट है। तो यहाँ पर देखिए सभी, अगर यहाँ पर साउथ चाइना सी की बात करते हैं, चाइना इनको क्लेम करता है, तो यहाँ पर जो कंबोडिया की बात करते हैं, वियतनाम हुआ आपका, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इनकी जो इंटीग्रिटी है, सोवरेन इंटीग्रिटी है, ये इसको क्या वॉलेट नहीं कर रहा है, वॉलेट कर रहा है, लेकिन चाइना इन सारी चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करता है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। इसीलिए इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, उसकी जो पॉलिसी है इसमें यहाँ पर शिफ्ट किया है। इंडिया का जो अप्रोच है अभी वो क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। सो इंडियाज नुएंस्ड अप्रोच इन द साउथ चाइना सी देयर आर फॉर इनेबलिंग ऑफ इट्स बॉर्डर स्ट्रेटजी aiming to safeguard its interest while contributing to collective efforts to maintain peace, stability, respect for international law in the Indo-Pacific region. Okay, so इसलिए यहाँ पर इंडिया का एंगेजमेंट अब थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, अनक्लॉज की बात कर लेते हैं। ये यू विल सी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये आपका 1982 में साइन होता है। इट इज़ ए इंटरनेशनल ट्रीटी, और यहाँ पर ये क्या करता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम लेकर आता है किसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर फॉर द world's ocean and seas, establishing rules governing all uses of the ocean and their resources। कि यहाँ पर जो ओशन है, सीज हैं, इनके रिसोर्सेज का कैसे यूज करना है, कैसे इसे गवर्न करना है, इसके लिए रूल्स को स्टैब्लिश करने का काम किसका होता है, अनक्लॉज का। ओके, इसने यहाँ पर क्या किया था, 1958 के जो 4 जेनेवा कन्वेंशंस थे इसको रिप्लेस करके अनक्लॉज आता है। ठीक है, इसमें ये कौन कौन से एरिया यहाँ पे कंसर्न है, टेरिटोरियल सी, contiguous zone, continental shelf, high sea fishing, conservation of living resources on the high sea. ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जोन की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा लैंड, ठीक है, ये यहाँ से आपका सी स्टार्ट होता है, तो ये क्या है, आपकी बेस लाइन है, और यहाँ से 12
नैनोमीटर, ये आपका 12 nm तक आप देखेंगे यहाँ पर आपकी बेस लाइन होती है, फिर आपका स्टार्ट होता है यहाँ से कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो यहाँ पर 12 nm तक आपकी टेरिटोरियल सी वाटर होती है, फिर यहाँ पे कंटीजियस जोन आता है जैसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स 200 nm तक होता है, उसके बाद यहाँ पे हाई सी आपका डीप सी आ जाता है। ये आउटर स्पेस है, दिस इज अ नेशनल स्पेस एंड दिस इज अ इंटरनेशनल एयर स्पेस। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज नेस्ले बेबीज फूड सोल्ड इन इंडिया हैज हायर शुगर कंटेंट। अब यहाँ पर देखिए जो नेस्ले के द्वारा बेबी फूड्स जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में सोल्ड किए जाते हैं, उसमें अभी यहाँ पर एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में यहाँ पर ये निकल कर आता है कि इन फूड आइटम्स में शुगर का जो आपका कंटेंट है इट इज वेरी हाई। ओके, सो at the same time products sold in European market according to a report released recently by a Swiss NGO the Public Eye and International Baby Food Action Network। तो यहाँ पर स्विस NGO है जिसका नाम क्या है, पब्लिक आई एंड इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क। इनके द्वारा ये पूरा रिसेंट में सर्वे किया गया और इन्होंने रिपोर्ट रिलीज की। उन्होंने ये कहा कि देखिए लैटिन अमेरिका, ओके, जिसे हम साउथ अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, अफ्रीका और इंडिया, इन रीजन में नेस्ले के द्वारा जो आपके फूड प्रोडक्ट्स लाइक बच्चों बेबी जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं 150 बेबी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं ग्लोबली, फूड एंड बेवरेजेस जो कि डिफरेंट कंट्रीज में सोल्ड किए जाते हैं। तो जो 15 यहाँ पे सेरेलेक्स के प्रोडक्ट्स हैं 6 मंथ्स ओल्ड बेबीज के लिए, यहाँ पर आपने सेरेलेक्स का नाम तो सुना होगा, बच्चों को यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसमें जो शुगर का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है ना। WHO ने इतनी बार यहाँ पे वार्न किया है कि शुगर का यूज़ हमें कम करना है बच्चों के लिए। इस स्टेज पर इतना जो शुगर है इट इज़ नॉट गुड, बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। और ऑन द अदर साइड यू विल सी कि हम बात करते हैं यूरोप में, है ना, USA में, यही सेम प्रोडक्ट्स में जो शुगर का कंटेंट है इट इज़ वेरी लो। तो एक्चुअली बात वही आ जाती है ना कि जब ऐसी कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसी सारी चीज़ें में आ जाती हैं तो जो कंसर्न होते हैं, सेफ्टी के जो कंसर्न्स होते हैं धीरे धीरे यहाँ पर डिक्लाइन होने लगते हैं। सेम चीज़ वही है इसमें। तो अभी यहाँ पे WHO ने ये कहा है कटिंग बैक ऑन शुगर डिस्पाइट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस रिकमेंडेशंस अगेंस्ट एडेड शुगर इन फूड मेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3। Indian regulators do allow a limit amount of sucrose and fructose in baby food। Indian regulation यहाँ पर जो है वो क्या करता है, अलाउ करता है कि कितना, यहाँ पर लिमिट करता है कि कितना सुक्रोज होना चाहिए, कितना फ्रक्टोज होना चाहिए बेबी फूड में। बट अभी यहाँ पे नेस्ले इंडिया के जो स्पोक्समैन है उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हम प्रायोरिटी में जो कंपनी है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें उन्होंने बात की। अब देखते हैं इसमें फर्दर यहाँ पे क्या है। तो देखिए डबल स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही है ना, कि इससे क्या होता है हमारी जो हेल्थ पर है उस पर असर पड़ता है, हमारी बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ता है। हाँ, हम सेरेलेक्स जैसे की बात करते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं जिससे कि बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन है और जितने भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करते हैं, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, ये बच्चों को प्रॉपर तरीके से मिले। लेकिन अगर हम इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसमें जो शुगर का कंटेंट हाई है तो वो बच्चों के लिए क्या हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल, ये आपके लिए यहाँ पे एक फैक्ट आ जाता है। इंडोनेशिया इवैक्यूएट्स थाउजेंड्स आफ्टर वोल्केनो एरप्ट्स रेजेस टू सुनामी थ्रेट्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, इंडोनेशिया में माउंट रुआंग एक क्रेटर है जिसमें हमें इरप्शन यहाँ पर दिखाई दिया, जिसके कारण जो थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं, हज़ारों लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है, वहाँ से हटाया गया है। अब हमारे लिए यहाँ पर फैक्ट क्या आ जाता है, माउंट रुआंग वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर इसमें फोर्स हुआ था, देखा गया। अब हम माउंट रुआंग के बारे में देख लेते हैं। सो माउंट रुआंग इज अ stratovolcano located in North Sulawesi province of Indonesia prone to regular volcanic activities। ये क्या है, आप यहाँ पर रेगुलर volcanic activities आपकी होती रहती हैं। So stratovolcanoes are collineal and relatively steep-sided due to the formation of viscose sticky lava that does not फ्लो ईजिली। तो इसका जो लावा होता है ना, स्ट्रेटोवोल्केनस का मतलब क्या हो जाता है, कॉनिकल शेप में आपका होता है और इसका जो लावा होता है बहुत ज़्यादा मतलब कि जो इसको मतलब बहुत स्टिकी होता है, वो ईजिली यहाँ पे फ्लो नहीं होता है। सो स्ट्रेटोवोल्केनस ऑफन प्रोड्यूस एक्सप्लोजिव एरप्शन ड्यू टू गैस बिल्ड अप इन द मैग्मा। तो यहाँ पर देखिए जब कोई चीज़ फ्लो नहीं कर पाती तो इसमें एरप्शन होता है ना, बहुत तेजी से। इसमें एक जैसे कि कोई बम वगैरह जो होते हैं ना, आपके बॉम्ब्स होते हैं, ये
एक्सप्लोड होते हैं, इस तरीके का इसमें एरप्शन होता है। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो इंडोनेशिया अ वास्ट आर्कियोपेलियो नेशन विद एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट सिस्मिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब इंडोनेशिया में ऐसा क्यों ना, क्योंकि इंडोनेशिया जो आता है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की पोजिशन में यहाँ पर आता है। अभी पैसिफिक रिंग फायर क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे द रिंग ऑफ फायर ऑल्सो रिफर्ड एज द सरगम Pacific belt is a string of thousands of volcanoes and earthquake sites which run along the Pacific Ocean। तो पैसिफिक ओशन के आसपास की जो मतलब ये आप देखेंगे यहाँ से आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो इस रीजन में आप इसको ऐसे देखिए, ये आपका क्या है नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। तो हम ऐसे थोड़ा उल्टे टाइप में चल रहे हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया है, दिस इज इक्वेटर, और ये यहाँ पर यूरोप, ये पूरा रशिया, ये वाला रीजन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्चुअली क्या होती है, जो सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं। ड्यू टू दैट रीजन इसे हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। So it is a semicircle or horseshoe in a shape of stretched nearly 40,250 kilometers। इसमें भी देखिए कौन कौन से आते हैं। तो रिंग ऑफ फायर ट्रेसेस अ मीटिंग पॉइंट ऑफ न्यूमरस टेक्टोनिक प्लेट्स। यहाँ पे बहुत सारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में मीट होती है, जैसे कि यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, जुआन दे फूका, कोकस, कैरिबियन, नज़का, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलियन, फिलिपिन एंड अदर स्मॉलर प्लेट्स विच आर इन सर्कल इन लार्ज पैसिफिक प्लेट। तो यहाँ पर ये पैसिफिक प्लेट में बहुत सारे आपकी जो प्लेट्स हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर आपकी मीट होती है। इसकी वजह से ये बहुत ही मतलब कि वॉल्केनिक और सिस्मिक एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेनली यहाँ पे देखिए 15 से ज़्यादा कंट्रीज इस रिंग ऑफ फायर के अंडर में आती हैं, लाइक यूएस, इंडोनेशिया, मैक्सिको, जापान, कनाडा। आपने जापान में देखा होगा कितने ज़्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, है ना। गुटामेला, रशिया, चिले, पेरू एंड फिलीपींस। तो ये आपका हुआ क्या, रिंग ऑफ फायर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।